पिछला दिन हम लोग यूनिट ऑफ मास देख रहे थे, और यूनिट ऑफ मास में दो तरह का यूनिट होता है, फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट। फिजिकल यूनिट में आता है ग्राम, किलोग्राम, और केमिकल यूनिट में आता है मोल और ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम किलोग्राम को बदलना आप जानते हैं, ग्राम और मोल को बदलना पिछले दिन बताया गया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना और ग्राम इक्विवेलेंट को ग्राम में बदलना। लेकिन इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एक बेसिक चीज होता है जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, उसको समझना जरूरी होता है। वैसे तो मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट वेट बहुत डिटेल में हुआ था 11th में, लेकिन अब भूल चुके होंगे उसको, और आज लास्ट क्लास है तो मैक्सिमम जितना भी हो पाएगा हम इसको कर देते हैं। तो 11th के इतने चीजों की ही बस 12th में जरूरत है मुख्य रूप से। बाद बाकी थोड़ा बहुत आएगा तो ऑर्गेनिक में आएगा तो वो हम बताएंगे ही। हीटिंग डालिए तो। हीटिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट? वह सभी कंपाउंड जो वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में केटायन और एनायन में टूट जाते हैं वही इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। जैसे NaCl पानी में डालेंगे तो टूटेगा Na प्लस में और Cl माइनस में। KCl को डालेंगे टूटेगा K प्लस में Cl माइनस में। HCl H प्लस में Cl माइनस में। लेकिन चीनी नहीं टूटता है केटायन और एनायन में, यूरिया नहीं टूटता है केटायन और एनायन में। वाटर में घुलना एक अलग चीज है और वाटर में आयोनाइज होना या डिसोसिएट होना एक अलग चीज है। लिखेंगे कंपाउंड compound which dissociate into its cation and anion in aqueous solution is called electrolyte. Example: NaCl, HCl, CaCO3 etc. इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। मुश्किल से 10 से 12 कंपाउंड ऐसा है जो कॉमन कंपाउंड है जिसकी जरूरत हमें साल भर पड़ती है, या सच पूछी तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए पड़ती है। तो हम उसी पर आपको सारा कंसेप्ट इसका बता देते हैं। यदि कोई दूसरा कंपाउंड भी आएगा तो उसी के कंसेप्ट के आधार पर इसको आप निकाल लेंगे। इधर देखिए, दो अलग अलग बर्तन है, इसमें भी थोड़ा पानी लिया गया, इसमें भी थोड़ा पानी लिया गया। इसमें जब आप नमक को डालते हैं तो आपके हाथ में नमक NaCl, और पानी में जाने के बाद वो NaCl नहीं है, वो टूट जाता है Na प्लस में और Cl माइनस में। यानी किसमें टूट गया? केटायन और एनायन में। तो जो केटायन और एनायन में टूटा वो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, यानी NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। लेकिन यदि आप इस पानी में यूरिया डाल दीजिए जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2, बाबू ये कोवैलेंट कंपाउंड है, ये कभी भी पानी में केटायन और एनायन में टूटता नहीं है। केटायन और एनायन में जनरली आयनिक कंपाउंड टूटता है जिसमें आयनिक बॉन्ड होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम यूरिया को नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज को नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, शुगर को नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट, कार्बन डाइसल्फाइड कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट NaCl को कह सकते हैं, HCl को कह सकते हैं, CaCO3 को कह सकते हैं। और अभी हमको इलेक्ट्रोलाइट की ही जरूरत है, तो इसका 10-12 एग्जाम्पल आगे हम तोड़ तोड़ के बताते हैं कि वो कैसे टूटेगा और कौन कौन है। क्या यहां तक आप लिख चुके हैं? लिखिए तो साथ साथ।
सबसे पहले बताइए कि NaCl पानी में कैसे टूटता है? Na प्लस में और Cl माइनस में। और थोड़ा रुकिए यहां, टूटने के बाद टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ केटायन और टोटल निगेटिव चार्ज एनायन का, ये दोनों आपस में हमेशा इक्वल होगा, तब ना एक न्यूट्रल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ चार्ज या तो केटायन का ले लीजिए आप या फिर एनायन का ले लीजिए, उसी को एन फैक्टर कहा जाता है। तो यदि हम NaCl के एन फैक्टर की बात करें तो ये एन फैक्टर हो जाएगा कितना? 1, क्योंकि NaCl टूटा है Na प्लस में और Cl माइनस में, और ये चार्ज किस आधार पर आता है? वैलेंसी के आधार पर। जैसे सोडियम पर एक ही पॉजिटिव चार्ज आया, वो इसलिए क्योंकि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? +1। जैसे इसी में आप CaCO3 ले लीजिए, ये टूटेगा Ca प्लस प्लस में, क्योंकि कैल्शियम का वैलेंसी +2 होता है, और ये कार्बोनेट आयन में टूटता है जिसका वैलेंसी -2 होता है। अब बताइए इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2। 2 पॉजिटिव 2 निगेटिव, एन फैक्टर 2। 2 3 पॉजिटिव 3 निगेटिव, एन फैक्टर 3, कुछ इस तरह से। और आप याद कीजिए जो 11th में यहां पढ़े हैं उनको तो कम से कम इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे ख्याल से। खैर फिर भी एक रिवीजन के ख्याल से लिख लीजिए, HCl कैसे टूटेगा? H प्लस और Cl माइनस में 1। H2SO4 कैसे टूटता है? ये 2 H प्लस में टूटता है और एक सल्फेट आयन में। यहां भी चार्ज बैलेंस है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, यहां 2 माइनस है, यहां 1 H पर 1 प्लस, तो 2 H पर 2 प्लस, 2 प्लस 2 माइनस, इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। HNO3 कैसे टूटता है? HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे टूटता है? H प्लस में और NO3 माइनस में। जो लोग क्लास 11th में यहाँ पढ़े हैं उनका कुछ चीज छूटा हुआ है, बचा हुआ है। आप लोग का क्लास मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे को हम लोग टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कल कोई भी क्लास नहीं चलेगी, संडे है और कल थोड़ा हमको बाहर भी जाना है। 1 होगा इसका। ऐसे कल क्लास लेते गैसियस स्टेट का, लेकिन कल रहेंगे नहीं, इसीलिए कल क्लास नहीं है। आगे बताइए और कौन कंपाउंड था? जैसे CaOH का होल 2, बताइए कैसे टूटेगा ये टूटता है Ca प्लस में और 2OH। बताओ कितना एन फैक्टर होगा इसका? Ca पर 2 प्लस है, 1 OH पर 1 माइनस, तो 2 OH पर 2 माइनस, इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। लिख लीजिए। तो मुश्किल से उंगली पर गिना हुआ 10 से 11 कंपाउंड है जो खूब आता है, जब भी आएगा यही सब आएगा, सॉल्यूशन में देखिएगा भरा पड़ा है ये सब चीज, फिजिकल केमिस्ट्री में खास करके। ऑर्गेनिक में तो डिफरेंट टाइप की बातें हो जाती है। इंडिया में अंधविश्वास, इंडिया के कुछ हिस्से में अंधविश्वास इस चरम पर है जिसका कल्पना करना मुश्किल। अभी एक बकरी का बच्चा यहाँ आके बैठा हुआ था, हंसिए नहीं, समझने का प्रयास कीजिए। इस कोना में पढ़ा रहे थे, आया आया सीधे यहाँ आके यहाँ खड़ा हो गया इधर। बोले अरे क्या हो गया, करने से आ गया। देखिए उसका एक कान पूरा कटा हुआ है नहीं, उसका कान कटा हुआ है और वो बड़ा परेशान है बेचारा। और हमको लगता है कि रोड पर कोई भगाता इधर है, कोई भगाता उधर है, तो इस स्थिति में वो ओलबोल है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअल में जहां तक हम समझते हैं, बकरी का बच्चा जो होता है थोड़ा फ्रेंडली होता है आदमी के साथ, जो अपने मालिक के साथ वो रहता है, वो एक फैमिली के जैसा रहता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई इस तरह से कान काट के छोड़ देगा तो वो पागल की तरह ढनकते रहेगा। फिर उसका माइंड, एक तो जानवर है, ऊपर से एक तो ऐसे माइंड नहीं है, जो थोड़ा बहुत है उसको भी काट काट के डिस्टर्ब कर दिया है। अब यहाँ से वो भाग ही नहीं रहा है, वो गेट गेट पर वो खड़ा है, वो जाएगा ही नहीं। मतलब जैसे ही गेट से हटेगा तुरंत यहाँ के कोना में वहां खड़ा हो जाएगा। देखो वहां था ना खड़ा हुआ, नहीं है वहां, चिन्ह नहीं है पैर का। हम आए तो थोड़ा सा खाली सर पे हाथ रख दिए, बस पीछे पकड़ के पड़ गया है। अब वो खाना पीना खाएगा। अच्छा दूसरा एक और चीज है, आदमी सब कैसा हरा संख्या कान काट के काहे छोड़ देता है? अजीब अजीब स्थिति है, ऐसा ऐसा हरकत करता है। एक बार हम क्रिकेट खेल के आ रहे थे, सुनो ना, एक बार क्रिकेट खेल के आ रहे थे तो यहीं पानगाछी के
के अंदर जो गाछी वाला रास्ता है, यदि आप कभी उधर गए हो, काफी घना है, बहुत भयानक जंगल है, जल्दी उसमें लोग नहीं घुसते हैं। हम लोग का वो रास्ता है तो हम हमेशा आते जाते उसी से हैं। वो चौबट्टा टाइप का है, कुछ इस तरह का क्रॉस बना हुआ है, समझा। पानगाछी के ठीक नीचे वो कौन सा रोड है रे, वो नौलखा वाला जो रोड है उसमें, यहाँ पर ना इस चौबट्टा है ये, हम सीधे चले जाते हैं इधर आके, मेरा घर यहाँ है। यहाँ पर क्या हुआ कि इधर से जैसे मेन रोड से हम इधर घुसे, यहाँ चौबट्टा पर आए, देखे एक बड़ा सा गोल सा एक बर्तन था लकड़ी का, बीच में आटा रखा हुआ है, इधर जो है सो वो क्या बोलते हैं, चावल बना हुआ गोल सा रखा हुआ है, उस उसमें एक भुआ टाइप का जो होता है जिससे वो मुरब्बा वगैरह बनता है, वो रखा हुआ था। उस पर 4 दीपली इधर ऐसे करके जला हुआ था, जस्ट रख लगा कि कोई रख के तुरंत गया है। क्रिकेट सब खेलने आ रहा था तो वो सब काफी डर गया, हम भी देखे क्या है, अजूबा है लगा। मतलब हम सोचने लगे कि आदमी क्या करता है यार, आदमी सोचता क्या है, इस सब जो है ना, सब बाबा का कृपा है, ये एक सच्चाई बता रहे हैं। आजकल एगो बाबा हम देखते हैं राजस्थानी पगड़ी बांध के हैं, वो कहते हैं आपके गांव घर में कौन कौन हो गया है तो ऐसे करके ऐसे फेंक दीजिए, ऐसे करके वैसे फेंक दीजिए। अरे यार, इंडिया की महिला सब खास करके बिहार यूपी की ऐसे पगलाई हुई है, उसको और पगला दे। नहीं, एक सच्चाई है, आप बुरा मत मानिएगा, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, हम देखते हैं ये चीज। तो हम देखे तो हम बोले, तो लड़का सब डर गया, नहीं नहीं, हाँ बोला खोम किया हुआ है। बोले खोम किया वैसा कुछ नहीं होता है, क्या परेशान है। एगो बोला कि कुछ नहीं होता है तो फेंक ना दीजिए उठा के। बोले अच्छा ठीक है। तो हम उसको यहाँ से उठा के लेते हैं, अगला चौक पर रख दिए। पान का 6 बजे रास्ता है, वहां भी चौबट्टा है, वहां रख दिए। मतलब यह रास्ता, इसमें 2 चौबट्टा है इस तरह से, ये बांध है तो इस चौबट्टा पर रखा हुआ था, हम उठाए यहाँ ला के रख दिए। यहाँ रख दिए तो ये रोड चालू है, ये रोड चालू नहीं है। यहाँ रख दिए तो ट्रक वाला सब जो आया, देखिए हम पीछे से किसी तरह घींच घींच के निकला बगल से, जान बचा के, लगा कि विस्फोट हो जाएगा उसमें। हम बस आदमी के मेंटेलिटी को देखने के लिए देख रहे थे कि क्यों, आखिर क्या है ये, क्या सोचता है लोग। बाद में एगो ट्रक देखे कि वैसे तो उलट पुलट जाएगा जिस हिसाब से बांध पर साइड कर रहा था, तो अंत में फिर हम इसको उठा के फेंक दिए हटा के। हम ठीक है, हमारे उड़े ने जिंदे हैं, सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आदमी का पागलपंथी समझ में नहीं आता है। बताओ, उसका कान काट के छोड़ दिया है, अरे सीधे मार ही दो ना, उतना ज्यादा परेशान काहे कर रहे हो उसको, ऐसे भी तो उसको उसी लिए जन्मे लिया है। खैर छोड़िए इन बातों को, जो है हम थोड़ा इन सब चीजों से हर्ट होते हैं, इसलिए आपके साथ बस डिस्कस कर लिए। अगला देखिए AlCl3। AlCl3 कैसे टूटता है, Al3 प्लस में और +3Cl माइनस में, इसका इन फैक्टर कितना होगा 3। आज आपका 3rd लेक्चर है 12th का, जिनका भी क्लास छूटा हुआ है सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यदि आपको चाहिए तो जाते वक्त ऑफिस से मिल लीजिएगा, क्योंकि आज केमिस्ट्री का बेसिक समाप्त हो रहा है। कल संडे है, कल छुट्टी रहेगा, और मंडे से मैथमेटिक्स से स्टार्ट हो जाएगा, केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स। वो 4 दिन चलेगा, और उस 4 दिन के बाद हमको लगता है कि थर्सडे तक चलेगा, फिर फ्राइडे से आपका पहला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, या मान लीजिए वेडनेसडे तक तो हर हाल में चलेगा, तो थर्सडे से आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा 12th का। तो हम ये कह रहे थे कि जिनका छूटा हुआ है आप किसी तरह से वो वीडियो देख के मैनेज कर लीजिए। इन सब चीजों के बिना आप नहीं पढ़ सकते 12th का केमिस्ट्री, बहुत मुश्किल है, फिर समझ ही नहीं पाएंगे आप हम क्या बोल रहे हैं। और कंपाउंड क्या था, H3PO4। H3PO4 कैसे टूटेगा, ये टूटेगा 3H प्लस में और PO4 3 माइनस में, इसका भी इनफेक्टर कितना होगा 3। NaH कैसे टूटेगा, Na प्लस में और H माइनस में, इसका इनफेक्टर 1। CaO कैसे टूटेगा, Cf2 प्लस में और O 2 माइनस में, इनफेक्टर कितना 2। H2O कैसे टूटता है, H प्लस में और OH माइनस। KW कितना होता है इसका, कितना टेम्परेचर पे, चलिए इसका इनफेक्टर हो जाएगा 1। तो आप इतना को याद रखिएगा हमेशा कि कैसे टूटता है और उसका इनफेक्टर क्या होता है। इसमें से कुछ कंपाउंड ऐसा है जो आप तोड़ना शायद नहीं जानते होंगे या गड़बड़ हो जाएगा, तो इतना को हर हाल में याद रखना है कि कैसे कैसे टूटेगा। ये सब रेडिकल है,
फॉस्फेट है, हाइड्रोक्साइड है, सल्फेट है, आप इसको आयन भी कहते हैं। ये सब एलिमेंट के बेसिक में बहुत डिटेल में बताया गया था, आज बस जितना काम का चीज है उतना बता रहा है। क्या इसको चेंज करें? अब इसमें आपको एक टर्म पढ़ना है जिसका हेडिंग है इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। लिखिए तो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इक्विवेलेंट वेट को बाबू कैपिटल ई से इंडिकेट करते हैं, और इसका इसका भी एक फॉर्मूला होता है, बस ये आपको याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट को शॉर्टली हम EQ डॉट WT डॉट से इंडिकेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। n फैक्टर तो समझ ही रहे हैं ना जो लिखा हुआ है ये सब, और मॉलिक्यूलर वेट जोड़ना आपको आता है। यहां इधर मिटा देना ये। सुनना इधर इधर, इसमें एक और NaOH लिख लीजिएगा तो। NaOH नहीं ना लिखे हैं इसमें? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटता है? Na प्लस में और OH माइनस में, इसका इनफेक्टर एक होता है। देखो जैसे NaOH एक कंपाउंड है, किसी भी इस टाइप के कंपाउंड में ना दो तरह का वेट होता है, एक होता है मॉलिक्यूलर वेट और एक होता है इक्विवेलेंट वेट। मॉलिक्यूलर वेट निकालना बड़ी आसान है। क्या करते हैं उसमें? सारे एटम का एटॉमिक मास जोड़ देते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट जो होता है थोड़ा सा घुमा हुआ चीज। इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा n फैक्टर। यानी मॉलिक्यूलर वेट निकाल लीजिए, जैसे NaOH का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो कितना आएगा 40, और बटा n फैक्टर। n फैक्टर ये टूटेगा कैसे? Na प्लस में और OH माइनस में, एक प्लस एक माइनस n फैक्टर 1 ही ना होगा, तो बटा 1 कर देंगे तो 40 आ जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सर इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट में कहाँ कोई अंतर आया? ये अंतर इसलिए नहीं आया क्योंकि n फैक्टर का मान एक था। n फैक्टर का मान जब 2 3 होने लगेगा तो मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में अंतर आ जाएगा। यहां पर तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं कि इफ n फैक्टर को स्मॉल n से सूचित करते हैं। इफ n फैक्टर इज इक्वल टू 1 देन इक्विवेलेंट वेट ये इक्वल हो जाएगा किसके? मॉलिक्यूलर वेट के। और ऐसी स्थिति में आप देखिएगा आगे मोल और ग्राम इक्विवेलेंट आपस में इक्वल हो जाता है। इसको लिख लीजिए तो, इसको भी लिख लीजिए आगे। चेंज करें इसको? देखिए यहां सुनो ध्यान से, इसको पहले बताओ पढ़ेंगे क्या? E मतलब इक्विवेलेंट वेट और NaCl है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट पहले जोड़ लीजिए। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 58.5, और n फैक्टर भी तुरंत निकालना है 1, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 58.5, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट आपस में इक्वल हो गया। आगे चलते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, और इसका n फैक्टर याद कीजिए कितना अभी तुरंत आया है। CaCO3 का देखिए वहां कॉपी में लिखा हुआ है n फैक्टर कितना 2 है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट में अंतर आ गया ना। इसी प्रकार सबका इक्विवेलेंट वेट निकालिए तो जितना कंपाउंड आप लिखे हैं हम लिख देते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालो,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaO निकालिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 निकालिए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, इक्विवेलेंट वेट ऑफ HNO3, इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड, मॉलिक्यूलर वेट सबका आपको ऑलरेडी पता है, एन फैक्टर अभी तुरंत बताए ही हैं, कुछ नहीं करना है। मॉलिक्यूलर वेट में एन फैक्टर से डिवाइड करते हुए आगे बढ़ जाना है। H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98 बाई कितना 2, यह आ जाएगा 49। कैल्शियम ऑक्साइड 40 + 16 ये होता है 56, एन फैक्टर होगा 2, ये कितना आ जाएगा 28, 28। H3PO4 का जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 98/3, 33 × 3 99, ये 32.6 के आसपास हो जाएगा लगभग, देख लीजिएगा भाग देके। HCl का मॉलिक्यूलर वेट 36.5, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, 1 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 36.5। HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट 63, 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 63। NaH का मॉलिक्यूलर वेट 40, बाई 1 करेंगे 40 आ जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट तनिक बार देख लो, हमको लगता है 74 आया था, बाई 2 ये 37 आ जाएगा। AlCl3 का 133.5 आया था बटा 3, डिवाइड करके देख लेंगे जितना आएगा वो आंसर लिख देंगे। और कोई बचा हुआ कंपाउंड है इसमें? तो देखिए तो वो जो तोड़े हैं उसमें और कोई कंपाउंड है क्या? NaH तो लिख ही दिए, H2O एक बचा हुआ है, NaH बचा हुआ है, इसको मिटा रहे हैं। अच्छा लिखिए आप पहले। अच्छा, जिस तरह से हम मान लो इस 5-7 को का निकाले हैं, क्या इसी तरह से दूसरे का नहीं निकाला जा सकता है? और इक्विवेलेंट वेट इलेक्ट्रोलाइट का ही निकलता है, चीनी का इक्विवेलेंट वेट नहीं निकलता है। और यदि निकलेगा तो उसका तरीका रिएक्शन बेसिस होता है, ऐसे नहीं निकलेगा, फिर उसका दूसरा तरीका होगा, लेकिन उसकी जरूरत आपको नहीं है अभी। जो बेसिक है उसमें आप इसको देख लीजिए, उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर करके निकलता है, जो कि रेडॉक्स रिएक्शन में बताया गया था 11th में। क्या क्या बचा हुआ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaH, NaH ये हो जाएगा 24/1, 24। और इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O, H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18/1, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। नहीं, 2 नहीं होता है। किसका 2 आप कह रहे हैं? H2O का? नहीं नहीं, H2O कैसे टूटता है? H2O टूटता है H+ में और OH- में, इसका एन फैक्टर 1 होता है। आप कहते हैं कि H2O का एन फैक्टर होगा 2, उसके हिसाब से तब तो इसको इम्फोट्रिक नहीं होना चाहिए, तब तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, पीते पीजिएगा गला पेट सब जला देगा। काहे हमेशा बोल रहे हैं आप? यदि H2O को 2 कहने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप वाटर को तोड़ रहे हैं 2H+ में और O2- में, यही ना? H+ देने वाला चीज एसिड होता है और OH- देने वाला चीज बेस होता है। कहाँ बेस रहा तब? इम्फोटिक नेचर होता है ना जी, ये वाटर के दोनों नेचर शो करता है। ध्यान रखेंगे, इस तरह का गलती नहीं करेंगे आगे। क्या आप लिख चुके इसको? एक होमवर्क दे रहे हैं जो आपको कल पूरा करके आना है। इसमें आपको एक टेबल बनाना है। पहले आप समझ लीजिए, समझ लीजिए, लिखना नहीं है। हम यहां पर लिखते हैं कंपाउंड, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट, फिर एन फैक्टर और फिर इक्विवेलेंट वेट। और पीछे सब का आप निकाले हुए, कोई नया बात नहीं है। जैसे NaCl, बताइए NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना? NaCl का 58.5, एन फैक्टर 1, ये कितना हो जाएगा 58.5, क्योंकि इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो वही ना निकलता है। जैसे आप
CaCO3 निकालते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 100, n फैक्टर 2, ये कितना होता है 50। तो क्या आप ये जितना भी कंपाउंड पीछे हम लिखाए हैं, क्या इस टेबल को आप पूरा नहीं कर सकते हैं? अब आप रुकिए, ये क्यों पूरा करना है, ये टेबल एक साथ आप लिख लीजिए और बार बार कैलकुलेशन करने के बहाने से टाइम बर्बाद नहीं करना है। इस पूरा टेबल को लिखना ही नहीं है, बल्कि पूरे टेबल का डाटा याद रहना चाहिए आपको। ये याद रहेगा तो आगे किस चीज में मदद मिलेगी, इसको पहले सुनिए। किसी भी चीज के ग्राम को मोल में बदलना होता है तो हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट जोड़ा हुआ रहेगा, याद रहेगा। अरे 10-12 को का नाम करे, कहां हम 1000 का कह रहे हैं। और दूसरा, किसी भी सब्सटेंस के ग्राम को यदि ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना हो तो हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है, इक्विवेलेंट वेट की। और क्वेश्चन में ना तुमको मॉलिक्यूलर वेट कभी दिया हुआ रहेगा, ना ही इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ रहेगा, ये सब अपने से निकालना पड़ता है। और यहीं पर केमिस्ट्री फंसती है आपकी मुख्य रूप से। तो इस टेबल को पूरा कर लेंगे, ये आपका होमवर्क है, जितना किए हैं उतना आप लिख लीजिए और देख लीजिए कि इसमें हम 2 कंपाउंड लिखे ना, उसमें शायद 12 को कंपाउंड पर शायद चर्चा हुआ है, तो 12 लाइन छोड़ दीजिए, 12 लाइन छोड़ के टेबल को क्लोज कर दीजिए, टेबल को पूरा कर लीजिएगा घर पर। जैसे एक तुम अपने से बताओ तो यहाँ क्या, यहाँ H2SO4 यदि लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, बोलिए सभी आदमी। 98। 98 कहां से आया, सब का एटॉमिक मास जोड़ दिए तो 98 आया। ये एन फैक्टर कितना होगा, ये कहां से मिलेगा आपको, अभी तुरंत सब रिएक्शन पर तोड़े थे ना सबको, तो एन फैक्टर वहां देखिएगा इसका 2 आएगा। और इतना बटा इतना, मतलब इक्विवेलेंट वेट बराबर होता ही है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, तो 98/2 कितना हो जाएगा 49। तो इस टेबल को पूरा कर लीजिएगा आप, और इसके बाद आगे का हेडिंग। अब आइए उस बात पर जो हम कल पढ़ रहे थे, अब कल का बात स्टार्ट होता है। हाउ टू कन्वर्ट ग्राम into gram equivalent and gram equivalent into ग्राम। जिस तरह से ग्राम को मोल में बदलने का केवल एक फॉर्मूला था, ठीक उसी प्रकार से ग्राम को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने का भी बस सिंपल एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है विभूति फॉर्मूला इसका, किसको किसको पता है, हाथ खड़ा कीजिए तो, जो जो 11th में यहां पढ़े हैं। तीनों को की याद है, एक खड़ी हो रही फटर फटर खाले करते रहते, बोलो जी क्या होता है फॉर्मूला, याद नहीं है, खाली हल्ला करने में याद रहता है। क्या होता है फॉर्मूला बोलिए। हाँ जी, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट, ये वेट होना किस में चाहिए, ग्राम में, बटा इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा देखिए सिमिलर चीज है, पिछला दिन जब आप मोल का फॉर्मूला पढ़े थे तो आपको याद है ये था वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो दोनों में कहां अंतर है, वेट में यदि इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दिए तो ग्राम इक्विवेलेंट में बदल जाएगा ग्राम, और यदि ग्राम को यानी वेट को क्या पहले बोले थे रे, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, एक मिनट फिर से मैं बोल दे रहा हूं। यदि आप किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मास को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मोल। और यदि किसी भी सब्सटेंस के ग्राम मास को उसी के इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। बस यही एक फॉर्मूला है, और आपको ना कभी मॉलिक्यूलर वेट देगा ना कभी इक्विवेलेंट वेट देगा, इस वेट या ग्राम इक्विवेलेंट देगा, इस दो में से कोई एक देगा दूसरा निकाल लेंगे, इस दो में से कोई एक देगा तो भी दूसरा निकाल लेंगे। क्लियर है ये, अब एक दो प्रैक्टिस कीजिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि कहां क्या करना है। क्वेश्चन, 200 ग्राम CaCO3 बराबर
यदि हम आपसे पूछें कि ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है? बोलिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा? ये होगा ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, यही होता है। वेट कितना, वेट होना किस में चाहिए? ग्राम में। दिया हुआ भी है ग्राम में, तो हम लिखेंगे 200 बाय इक्विवेलेंट वेट। किसका इक्विवेलेंट वेट? जिसका मास आप रखे हैं। CaCO3 है ना, CaCO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50। तो यहां पर 50 रखेंगे, ये 4 बार में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, क्या अगला क्वेश्चन बना लेंगे आप? लिखिए तो। 9.8 kg H2SO4 बराबर, पहला क्वेश्चन है कि ये कितना ग्राम होगा, दूसरा क्वेश्चन है ये कितना मोल होगा, तीसरा क्वेश्चन है ये कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा। और उम्मीद है कि आप इसको कर सकते हैं। कितने लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन तीनों का तीनों बना लेंगे? हाथ खड़ा कीजिए तो, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस देखें। बिगड़ा हुआ है, हाथ नीचे कर लीजिए। किलोग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? तो 9.8 को यदि 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आंसर कितना आ जाएगा? 9800। इसका आंसर आ जाएगा आपको 9800 ग्राम। ठीक है, अब बताइए, ग्राम आ गया तो क्या हम उसको मोल में नहीं बदल सकते हैं? कैसे बदल सकते हैं? बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर वेट। कर दीजिए डिवाइड। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का? 98। तो 9800 में 98 से डिवाइड करेंगे तो 100 मोल आ जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना होगा? सॉरी, 100 मोल। क्लियर है ये? अच्छा, अब तीसरा में क्या पूछ रहा है? ग्राम इक्विवेलेंट। जब ग्राम हमको मिला हुआ है 9800 ग्राम, तो उसी को हमको ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है ग्राम बटा इक्विवेलेंट वेट। तो ग्राम आपको पता है कितना? 9800। इसको डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज से? इक्विवेलेंट वेट से। कितना होता है इक्विवेलेंट वेट? 49। ये कितना बार में कट जाएगा? ये 200 बार में कट जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 200 ग्राम इक्विवेलेंट। तो क्या इस तरह का क्वेश्चन नहीं हो जाएगा आपसे? तो कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, अभी बनाइए तो। थोड़ा कॉपी भी चेक करेंगे अभी आपका। जिनका भी क्लास छूटा हुआ है जाते वक्त हर हाल में आज मिल लेंगे, क्योंकि क्लास यदि आपका छूटा हुआ रह जाएगा तो आपको समझने में परेशानी ही नहीं होगा, आप समझ में नहीं कीजिएगा। आप आगे हर हाल में इस चीज की जरूरत है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट होगा, तो फिर आप वहां पर आपका पेन रुकेगा। और जितना क्लास में पढ़ाया हुआ है टोटल रिकॉर्डिंग चल रहा है, सब आपको ओरिजिनल वीडियो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि पिछले साल वाला मिलेगा या जो भी है। दे आगे क्वेश्चन। एक बात और, केमिस्ट्री में जब आपको कहीं ग्राम लिखा हुआ मिले ना, तो आप वहां रुकिए नहीं, पहले आप उस कंप्लीट यूनिट को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि वो ग्राम है या ग्राम इक्विवेलेंट है। जैसे देखिए 12 ग्राम CaCO3 ऐसा कुछ लिखा हुआ मिल गया, और फिर मिल गया आपको लिखा हुआ 12 ग्राम इक्विवेलेंट CaCO3। इसमें जमीन आसमान का अंतर है, एक केमिकल यूनिट में है, दूसरा फिजिकल यूनिट में है। तो आप ग्राम देख रहे हैं तो फिर वहां रुकिए नहीं, देखिए कि आगे कहीं इक्विवेलेंट तो नहीं लगा हुआ है, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है लोगों को, इसीलिए हम बता रहे हैं। जैसे अभी आपका क्वेश्चन है 12 ग्राम इक्विवेलेंट NaOH। इसके रिगार्डिंग पहला क्वेश्चन है कि ये कितना ग्राम होगा, दूसरा क्वेश्चन है कि ये कितना मोल होगा,
और तीसरा क्वेश्चन है कि ये कितना किलोग्राम होगा। और यदि आप इस क्वेश्चन को बना लेते हैं तो कंसेप्ट इसका मतलब आपका क्लियर है, आप किसी यूनिट, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी यूनिट को एक दूसरे में बदल सकते हैं। बनाइए, खुद से प्रयास कीजिए। और पढ़ाई लिखाई को हल्का में बिल्कुल मत लीजिए। देखिए इस बार क्वेश्चन सब घुमा घुमा पूछ रहा है, पाठक जी अलगे अपना तांडव नृत्य कर रहे हैं, तो प्लीज आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। मौज मस्ती देखो जीवन का हिस्सा है, वो हमेशा होते रहना चाहिए, लेकिन ये 40 मिनट की पढ़ाई है तो इसको कर लेना, यही तुम्हारा जिंदगी बनाएगा। मौज मस्ती तो खैर ठीक है, ज्यादा बोर लाइफ जीना नहीं है। आप जो करते हैं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई किसी भी हाल में आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम पूरा डिटेल में बना देते हैं इसको। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना दिया हुआ है? 12 बराबर वेट, इक्विवेलेंट वेट तो 40 होता है, तो यहां से वेट बराबर आ जाएगा 12 × 40, 480 आ जाएगा क्या? ये आंसर आ गया 480 ग्राम। यही आपका पहला आंसर। अब बताइए कि क्या पहले क्वेश्चन में किन्हीं को दिक्कत है? दूसरा क्वेश्चन पर आइए। मोल में बदलना है। जब आपको ग्राम मिल गया तो मोल तो बदला ही जाएगा। कैसे बताइए? मोल का क्या फॉर्मूला होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट किस में होना चाहिए? यहां भी वेट किस में होना चाहिए? ग्राम में। तो मोल बराबर वेट कितना आया है? 480। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 40। ये फिर 12 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 मोल। अच्छा, इसका पता चला कि ये 12 मोल क्यों आ गया? 12 ग्राम इक्विवेलेंट 12 मोल इसलिए आ गया क्योंकि NaOH का एन फैक्टर कितना होता है? 1। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एन फैक्टर यदि 1 हो तो मोल और ये मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में इक्वल हो जाता है। और मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट आपस में इक्वल हो जाएगा तो निश्चित है कि ग्राम इक्विवेलेंट और मोल आपस में इक्वल हो जाएगा, क्योंकि मोल में बदलने के लिए मास को हम मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं और उसी चीज को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने के लिए इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करते हैं। दोनों समान हो गया तो मोल और ग्राम इक्विवेलेंट समान हो जाएगा। तीसरा, इन सब चीजों को ना आप ज्यादा बढ़िया से समझिएगा। जब एक एक लाइन पढ़िएगा खुद से घर पे जाके एक बार फिर पूरा रिवाइज कीजिए कि क्या क्या लिखे हैं, हम क्या क्या बोल रहे थे। ये सबको जब दोबारा रिमाइंड करोगे तब ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जो 11th में पढ़े थे उनको तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जो नहीं पढ़े थे उनको थोड़ा बहुत कहीं कहीं दिक्कत होगा तो बाद में बात कर लीजिएगा। किलोग्राम में बदलना तो आसान काम है। क्या करेंगे बताइए? 480 ग्राम हमको आ चुका है। यहां से डायरेक्ट नहीं बदला जा सकता है केजी में। इसको बदल दीजिए ग्राम में, ग्राम को बदल दीजिए केजी में। ग्राम आया 480, तो ये कितना हो जाएगा? 480 ग्राम बराबर 480 बटा 1000 केजी। ये आ जाएगा 0.480, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0.48। क्या ठीक है? बना लेंगे आप सब लोग? लिखिए क्वेश्चन। बनाइए तो नहीं।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हर बार आपको डिवाइड ही करना, कभी 1000 से, कभी मॉलिक्यूलर वेट से, कभी इक्विवेलेंट वेट से। बड़ा इसका कॉपी नीचे लिखेंगे। मिलीग्राम को ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। पहला आंसर हो जाएगा 10/1000। 1/100 0.0। ग्राम में बदला गया तो फिर उसको बदल दीजिए मोल में। उसके लिए क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्ट पॉइंट में वैल्यू निकाल दीजिए। आप एक इक्वेशन टाइप का कुछ लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि प्रोसेस आप समझ लीजिए। गुना भाग का देखिए 1000 मिलीग्राम कितना ग्राम होता है? 1 ग्राम। इसी हिसाब से बनेगा। इसमें आपको क्या करना है? मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसका पहला आंसर आ जाएगा 10/1000 यानी 1/100। दूसरा ग्राम आ गया तो उसको आप किसी भी सब्सटेंस का ग्राम आ गया तो उसको आप मोल में बदल लेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/100 अब बटा 100। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/10⁴। हाँ जी, होगा या नहीं? ये नीचे में गुना हो जाएगा ना। इसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना है तो ये हो जाएगा 1/100/50
यानी ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/5000 ये हो जाएगा। और कितना केजी है, तो ग्राम को केजी में बदल दीजिए, 1/100 ग्राम था, केजी में बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻5। क्या जी होगा कि नहीं? इसी को आप लिख सकते हैं 1/1/5 मतलब 1 लाख, उसी को आप लिख सकते हैं 1/10⁵ उसी को आप लिख सकते हैं 10⁻⁻5। अब सुनिए आप, कुछ लोगों को क्या दिक्कत होता है, इस तरह के कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, गुना भाग नहीं कर पाता है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात में एक दो तीन मामले में सच्चाई होती है, आप अल्टर फल्टर कर देते हैं कुछ, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का उम्मीद हम आपसे नहीं करेंगे। थोड़ा इसको दुरुस्त रखिएगा तभी आप पढ़ पाएगा, नहीं तो भारी भारी न्यूमेरिकल रहता है। ये सब तो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, देखो आगे लॉग वाला कैलकुलेशन आएगा, बड़ी हार्ड हार्ड कैलकुलेशन आ जाएगा। इधर देखो, कैलकुलेशन करने के लिए मिलेगा तुमको 0.000000323 का पावर 0.00423 का वैल्यू क्या होगा, तो माथा हिला देगा तुम्हारा। मतलब तो देखो सुनो, बात मत करो प्लीज। मेंटली तुमको बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा साइंस की पढ़ाई करने के लिए। आप 11th में यदि थोड़ा भी मजाक किए हैं तो उसको थोड़ा, उसको भी मतलब उसके हिस्सा भी आपको सीरियस यहीं पर होना पड़ेगा, यदि आप सच में पढ़ना चाहते हैं तब। और यदि मान लीजिए कि बस जीवन जी रहे हैं और उसमें एक काम है, पढ़ाई लिखाई भी हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोनो बात नहीं है, तो फिर आप अपना देख लीजिए। इसके आप देखो, पढ़ाई लिखाई ऐसा चीज है जिसमें कोई आदमी किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकता है। जब जब तक तुम्हारे अंदर से मन नहीं कहेगा ना कि हाँ हमको पढ़ना चाहिए, तब तक तुम नहीं पढ़ पाओगे। अच्छा, हम लोग भी कभी कभी डांट उठ देते हैं, तो डांटते सिर्फ इसलिए है कि किसी तरह आप रास्ता पकड़ लें। और जहां तक मारपीट वाला बात है, पढ़ाई लिखाई के लिए कभी नहीं मार लगता है, मार कभी कभी लग जाता है जब कोई रंगदारी करने लगता है तब। अब मान लो यहाँ आके नाटक कर रहा है, कल बताए थे ना खिस्सा तुम लोग को, और नहीं सॉरी, कल कल 8 से 9 में क्या किया, हम पढ़ा रहे हैं ऐसे, मतलब देखो तुम लोग कहता होगा कि सर पिटते हैं, खरूस टाइप के इंसान है, मारते बहुत हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कह के बदनाम मत कीजिए। क्या किया सो सुनो, तुमको भी गुस्सा आएगा। हम बोलेगा कि देखो, ऐसे ही बोले कि देखो ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं ना, तो सब नॉर्मल सब बोल लिया, तब कहता है हाँ। हम एक बार सुने, हमको लगा बोला गया होगा, मतलब बहुत बहुत अजीब ढंग से बोला, नया लड़का था, तो हम देखे मुंह, फिर हम छोड़ दिए एक बार। फिर आगे अगला क्वेश्चन दिए, तो बोले देखो इसमें ऐसा होगा ना, हाँ। हमारा मिजाजे काम करना बंद कर दिया, इस सब में हमारा टेम्पर बड़ी हाई हो जाता है इस मैटर पे। लेकिन बैच स्टार्ट है, नहीं मार सकते हैं, उसको मारेंगे 20-30 को भाग जाएगा, इस बात का भी डर रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि अब 2 बार बोला वो, बोले उसको कि कुछ दिक्कत है क्या रे गला में तुमको, इतना बोल के फिर आगे बढ़ गए। बताओ, 2 बार इतना और इग्नोर हम नहीं करते हैं, 2 बार इग्नोर किए, तीसरा बार बोले फिर वैसे ही बोला हाँ। तब हमको लगा इसको समझाना बहुत जरूरी है, तब उसको समझाए, बड़ा प्यार से बहुत बढ़िया से समझाए, और समझा भी उम्मीद करते हैं ढंग से, हो सकता है कि आज से आना हो बंद कर दे। कल यदि उसको पीट देते तो उस मार को देखकर तो लड़की लोग 10-20 को छोड़ देती है, मार उस देख नहीं पाती है ना। अच्छा एक और बात है, इस टाइप के वेराइटी को यदि हम एक आध लप्पर मार के छोड़ दें ना, तो हम ही को डैमेज करने लगेगा, उसको लगेगा ओ हमको मारा है, तब टारगेट कर लेगा, टारगेट कर लेगा तो फिर